हेलो दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर बहुत खोजा पर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छा चैनल नहीं मिला जो नीट के लिए अच्छा हो। सो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों नहीं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को पढ़ाऊं और नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं। तो मैं आज एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 1 जीव जगत को पढ़ाने जा रहा हूँ। इनमें मैं सिर्फ उस लाइनों और उनसे पूछ जो इम्पोर्टेंट है और उन पे पूछे गए सवालों के बारे में बताऊंगा। मैंने इस चैप्टर का डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, तो एक बार उसे जाकर भी आप देख लीजिए। और इस चैनल पर टाइम टू टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, क्योंकि नीट के पेपर में हिंदी वालों के साथ साथ इंग्लिश में भाषा भी दी जाती है। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब कि पहला कौन सा जीव जगत के बारे में बताना है। इन पहला चैप्टर कौन सा जीव जगत, पहला चैप्टर कौन सा जीव जगत के बारे में। मतलब कि इसमें फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे एक दे रखा है कि अर्नेस्ट मेयर के बारे में बताए। अर्नेस्ट मेयर में सिर्फ एक ये लाइन का अर्नेस्ट मेयर के बारे में दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो 20वीं सदी का डार्विन बोला जाता है ना, और 3 ताजों की संख्या दी गई। मतलब इस और इससे ज़्यादा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। अब अध्याय वन पे पहली पैराग्राफ में से कोई ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और जीव क्या है, जीव तो क्या है, जीव का होता है, जीव का परिभाषा करना प्रयत्न किया गया है। अभिलक्षणों, वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना पता लगाना, ये सब सारे जीव के लक्षण हैं, लेकिन इसमें कोई एक इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। अब पहला लाइन ये है कि जीव सभी जीव वृद्धि करते हैं और जीव के भार और संख्या में वृद्धि होना दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण है। ये लाइन आती है। इसके अलावा ये आते हैं कि उच्च कोटि के प्राणियों और पातों में वृद्धि और जनन पारस्परिक घटनाएं नहीं, पारस्परिक घटनाएं मतलब कि उच्च कोटि जैसे कि जो कि हायर मतलब कि जीव जगत में हायर लेवल पे आते हैं, उनमें क्या हो, प्राणी और पातों में वृद्धि और जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं होती हैं। पर क्या है, वृद्धि को जीव का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते, क्योंकि निर्जीव में भी वृद्धि होती है और सजीव में वृद्धि होती है। निर्जीव में क्या हो, निर्जीव में एक्सटर्नल रूप से वृद्धि होती है ना, जबकि सजीव में निर्जीव रहेगा वो उसमें एक्सटर्नल रूप से वृद्धि होगी, यानी उसकी सरफेस से क्या होता है, कोई चीज़ें आके ऐड होती रहेंगी। और जबकि सजीव के अंदर वृद्धि होगी सजीव के, है ना, ठीक है। तो इसलिए इसको वृद्धि को भी नहीं माना गया है अभिलक्षण लक्षण। अब सेकंड आता है कि अब सेकंड कौन सा है, सेकंड है कि जीवों का अभिलक्षण जनन है ना, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन इसको भी कवर महत्वपूर्ण से विशिष्ट लक्षण नहीं माना गया है, विशिष्ट लक्षण नहीं माना है, क्योंकि इसमें खच्चर, बंधक कारक, मधुमक्खी और अनोरवर यानी इनफर्टाइल वन जीव जो अपनी संतति पैदा करने में असक्षम है, इसलिए इसको भी क्या अभिलक्षण अक्षर नहीं माना गया है, ठीक है। इसमें ये दो ही हैं, क्योंकि एक तो मेनली ये है कि जन्म अभिलक्षण को लक्षण है, ये पूछा गया है, पर इसको नहीं माना गया है। इसके अलावा क्या है, इस पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कि निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट और आइड्राम मुकुलन द्वारा जनन होता है, ये लाइन पूछी जाती है, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या होता है कि जो चपटा कृमि बोला जाता है प्लेनेरिया, उसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है ना। मतलब इसका पुनर्जनन का मतलब क्या है, एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है ना, और एक नया जीव बन जाता है। इसके अलावा कहा जाए तो फंजाई तंतु में शैवाल, मौस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। यहाँ पर ये है कि मौस का प्रथम तंतु के बारे में याद रखना है ना। तो एक तीनों के बारे में आता है ना। और एक कोष के जीवों जैसे बैक्टीरिया, एक कोष के शैवाल, अमीबा विषय में चर्चा है, तथा वृद्धि क्या है, जनन और वृद्धि पर्यायवाची शब्द है। मतलब कि इसमें क्या है कि जैसे कि एक कोष के जीव है, ठीक है, एक कोष के कोई जीव है ना, तो उसमें क्या होगा कि ये इसके सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, तो क्या है, ये 2 भागों में बट जाएगी। पर इसने तो इसकी खुद के लिए सुविधा के लिए बांटा गया था ना, लेकिन इसने क्या है, 2 सेल डिवाइड की खुद की सुविधा के लिए, लेकिन 2 सेल डिवाइड करना मतलब इसकी डॉटर सेल बन गई है ना। तो इसीलिए इसको क्या है कि एक कोष के जीवों में जनन पर्यायवाची शब्द माना गया है ना। अब आगे है कि तीसरा है कि जीवों का लक्षण, मतलब कि ये क्या है, जीवों का दूसरा उपापचय, जो सभी जैव रासायनिक क्रियाओं से बने होते हैं जीव, और उसमें सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और ये उपापचय ना सभी जीवों में, एक कोष सभी सजीवों के अंदर होता है, लेकिन निर्जीवों के अंदर नहीं होता है। इसलिए क्या है, उपापचय को क्या माना गया है, उपापचय को माना गया है कि ये उपापचय को
विशिष्ट घटना है और इससे परिलक्षित भी किया जाता है। ठीक है, इससे परिलक्षित किया जाता है, जैसे उपापचय, और यहाँ पे कि जो उपापचय क्रिया निर्जीव में नहीं होती, इसलिए इसको परिलक्षित किया गया है ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अतः उपापचय क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, और जो कि पात्र में निश्चित जो इनोवेट अपन लैब के अंदर कराएंगे, उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं होती, अतः निश्चित रूप से जैविक क्रियाएं हैं। मतलब यहाँ का कहने का मतलब यह है कि जो अपन लैब के अंदर कराएंगे किसी भी चीज़ को, उपापचय की क्रियाओं को, लेकिन वो होगी तो जीव के शरीर के अंदर जैसी, मतलब कि शरीर के अंदर जैसी क्रिया होती हैं उसके समान होगी, बट ये पात्र निषेचन है ना। मतलब कि पात्र के अंदर क्रिया है तो उसको उपापचय जैविक नहीं माना गया है, मतलब कि जैविक मतलब कि जीव के अंदर वाली माना नहीं गया है, लेकिन हत जैविक क्रियाएं हैं, यानी जैविक शरीर के अंदर होती हैं ऐसी क्रियाएं है ना। अतः शरीर को कोश की संगठन जीव सुस्पष्ट अभिलक्षण है। तो मतलब कि बोला गया है कि ये सुस्पष्ट अभिलक्षण अक्षर कौन सा है, उपापचय, यानी उपापचय क्या है, जीवों का अभिलक्षण लक्षण है ना। अब आगे ये आगे है कि सभी जैविकों सुस्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण आसपास के पर्यावरण उद्दीपनों भौतिक रासायनिक जैविक हो सकती हैं, और ये प्रति संबंध से और प्रतिक्रिया करता है। यानी एक लाइन ये भी पूछी जाती है कि कभी स्टेटमेंट वाई में आ जाता है कि सभी जीवों का सबसे स्पष्ट है कि अपने शरीर के मतलब कि भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को करने के साथ साथ ये पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति भी प्रतिक्रिया करता है ना। मनुष्य के बारे में आप समझ सकते हैं, या कुछ भी जानवर होता है जो कि अपने पर्यावरण को के हिसाब से क्रियाएं करता है ना। और इनमें से और कोई इम्पोर्टेंट लाइन है नहीं इसमें, तो अब आगे इम्पोर्टेंट लाइन ये आती है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है ये। जैसे कि उत्तकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं बल्कि घटक कोशिकाओं की प्रतिक्रिया कारण होती है। ये आपको आगे चैप्टर में मिल जाएगी, टिश्यू वाले या उत्तक वाले चैप्टर में मिलती है। इसी प्रकार कोशिका अंगों के लक्षण अंगों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, अंगों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण होती है ना। और एक और लाइन ये है कि जीव रहता है, जैसे कि जो कोई सजीव जीव है ना, वो स्वयं प्रतिकृति करता है, विकासशील होता है और स्वयं नियमनकारी पारस्परिक क्रिया तंत्र है। मतलब कि क्या, एक तो प्रतिलिपि करेगा, स्वयं प्रतिकृति करेगा, मतलब कि अपने जैसी संतति उत्पन्न करेगा, विकासशील भी होगा, यानी वो अपने आप में समय के अनुसार विकास करता रहेगा, और स्वयं नियमनकारी यानी अपने आप के बारे में जानता रहेगा, और पारस्परिक क्रियाशील तंत्र बनाता है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, और है ना। और जीव विज्ञानी पृथ्वी जीवन की कहानी को बताता है। जीव विज्ञान, ये लाइन भी कभी कभी पूछ जाती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब जीव जगत में विविधता वाले टॉपिक में क्या है, जीव जगत में विविधता वाले टॉपिक्स में ऊपर नीचे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ एक ये याद रख सकते 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक क्या पाई जाते हैं, ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या है। यहाँ पर यह कि ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या कितनी है, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है ना। फिर इसमें से कोई ऐसा माना नहीं गया है ना। अब इसमें क्या है, यहाँ पर बताया कि कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक था, है ना। कैरोलस लीनियस ने क्या है, यहाँ जीव विज्ञान जगत कैरोलस लीनियस वंश नाम और जाति संकेत दी नाम पद्धति किसने दी, कैरोलस लीनियस। यहाँ पे इस टॉपिक में से इतना ही आएगा कि कैरोलस लीनियस के बारे में। और यहाँ पे है कि विज्ञानकों नाम कौन देता है, विज्ञानकों मतलब कि जो जीव या पौधे और जंतु का ना उनको नामों को कौन देता है, यानी भौतिक वैज्ञानिक नाम के लिए ICBN है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बोला जाता है, और प्राणियों के नाम के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोला गया है ना। तो आप यहाँ ICBN है और ICZN, यानी बी को मतलब क्या होता है, बॉटनी, ठीक है, और जेड को मतलब क्या होता है, जूलॉजी। तो ये से याद सकते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजी नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो आप इनसे याद रख सकते हैं कि बॉटनी मतलब कि पादप, तो पादप को कौन होता है, ICBN होता है, और जूलॉजी मतलब कि जंतु, और जंतु के लिए क्यों कौन होता है, ICZN होता है ना। तो ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। अब आया गया है कि पद्धति के सार्वजनिक नियम के बारे में बताया गया है कि अपन जैसे कि एक तो वंश नाम रहता है, दीनम पद्धति वंश नाम, है ना, और एक जाति संकेत पद रहता है। ठीक है,
अब जाति संकेत पद और वंश नाम रहता है, तो जाति संकेत पद और वंश नाम होता है तो उसको किस हिसाब से लिखा जाता है, मतलब कि जो दी जगत पद्धति है ना उसके अनुसार किस हिसाब से लिखा गया। तो दी जगत पद्धति में कि 4 नियम के बारे में बताया है, यानी जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना ही पड़ेगा। और कहाँ कहाँ गलती करवाता है ये चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो प्राय लैटिन भाषा में, यानी यहाँ पर लैटिन भाषा की जगह कोई और भाषा लिख देता है, जैसे ग्रीक लिख देगा, क्योंकि पुरानी भाषाएं में लिखा जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में दी गई थी ना, तो प्राय लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और अपन छापते हैं ना तब इन अक्षरों को तिरछे छापते हैं, है ना। बस ये कि पहले लाइन में तो यही इंपॉर्टेंट है कि एक तो लैटिन भाषा के बारे में कन्फ्यूजन कराएगा, और तिरछे तिरछे अक्षरों में छापे जाते हैं उसमें कन्फ्यूजन कराता है। और सेकंड में क्या है, जैविक नाम के पहला पद क्या होता है, वंश नाम, और दूसरा होता है जाति संकेत पद। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जाति संकेत पद ओनली जाति नहीं लिखता है ना, तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी ना। और तीसरा क्या है कि जब हम आज से लिखते हैं ना वंश, मतलब कि आज से लिखते हैं अपने किसी जीव या पादप का नाम को, तो दोनों को अलग अलग रेखांकित करते हैं और छपाई में तिरछे लिखेंगे। अपन अगर टाइप कर रहे हैं ना तो उसको तिरछा छापा जाएगा, और हाथ से लिख रहे हैं ना तो अपन उसको अलग अलग करके रेखांकित कर देंगे, यानी वंश नाम को अलग कर देंगे और जाति संकेत पद को अलग कर देंगे, यानी दोनों को अलग अलग रेखांकित करेंगे। अब चौथा क्या है कि जो पहला अक्षर जो वंश नाम है ना उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और जाति संकेत पद का नाम छोटा होना चाहिए, यानी पहला अक्षर वंश नाम, जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए, मतलब कि पहला अक्षर बड़े से स्टार्ट होना चाहिए और छोटे से जाति संकेत पद का। तो जाति संकेत पद के बाद और जैविक नाम के अंदर लेखक का नाम लिखा जाता है, जैसे मैंजीपेरा इंडिका आना इसमें लिखा गया है, यानी मैंजीपेरा इंडिका के नाम में लिखा है कि मैंजीपेरा और इंडिका है ना। तो जैसे मैंजीपेरा इंडिका का नाम लिखा उसको लास्ट में लेखक का नाम लिखा जाता है, जो कि कोष्टक में लिखा होता है, यानी लेखक का नाम किस में लिखा है, कोष्टक के अंदर लिखा होता है, ठीक है, कोष्टक के अंदर लिखेंगे इसको, याद रहेगा, है ना। और यहाँ पर ये बोला ना कि वंश नाम को पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, मतलब कि जैसे मैंजीपेरा तो एम बड़ा होगा और आई रहेगा वो स्मॉल रहेगा, है ना, इसलिए। और बाकी के इसमें से और इसमें कोई इम्पोर्टेंट शब्द नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सीधा कौन सी इम्पोर्टेंट लाइन के बारे में, ये यहाँ की सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया हुआ है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। और लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का नाम भी क्या लिखा था, सिस्टेमा नेचर चुना था लीनियस ने, है ना। और वर्गीकरण की पद्धति में पहचान, नामपति और वर्गीकरण को शामिल किया गया है ना। और वर्गीकरण पद्धति जीवों के विकास के संबंध को भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये क्या है अपन भूल जाते हैं इस चीज़ को कि अब जी की वर्गीकरण पद्धति में विकासीय संबंध को भी याद रखा गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि इस और क्या इम्पोर्टेंट है। अब वर्गीकी संवर्ग के अंदर ये लाइन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी देख अपन टैक्सोन के बारे में आराम से कर सकते हैं इसको, है ना। और अगर ना समझो तो आप मेरी पुरानी वीडियो को, मतलब जो मैंने डिटेल वीडियो डाली उसको जाके देख सकती है। मैं इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइनों को हाईलाइट कर रखा है जो कि पूछी जाती है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ इसमें। ये वर्गीकी संवर्ग सुस्पष्ट जैविक ना कि आकार की समूह, है ना, ये लाइन पूछ ली जाती है कि ऑप्शन में आती है ये लाइन। ये वर्गीकी संवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं, ना कि केवल आकार की, जैविक हैं आकार की नहीं है ना। अब और इसमें से कोई लाइन है नहीं इम्पोर्टेंट। अब आगे स्पीसीज में यही चीज़ें हैं कि जिसमें जो अंडरलाइन है वही इम्पोर्टेंट है, बाकी की आप पढ़ने के लिए सब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि इनको याद रखना ही पड़ेगा। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती हैं उसे स्पीसीज कहते हैं, मतलब कि मौलिक समानताओं वाले होते हैं ना उनको स्पीसीज बोला जाता है। किसी भी स्पीसीज को समीपस्थ स्पीसीज से उनके आकारीय भिन्नता के आधार पर एक दूसरे से अलग करते हैं, मतलब कि किसके आधार पर अलग करते हैं, उसकी आकार की विभिन्नता के आधार पर एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से अलग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर नाम दे रखे हैं कौन से, एक तो मैंजीपेरा इंडिका के बारे में नाम आया है तो ये आपको याद होना चाहिए। आलू का नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो आपको याद होना चाहिए। पैंथरालियो शेर का नाम है तो याद होना चाहिए, है ना। इसके अलावा इसमें क्या है, सोलेनम नाइग्रेस, वंश नाइग्रेस और मेलोंजना। तो सोलेनम मेलोंजना और नाइग्रेस का नाम दे रखा है, तो सोलेनम मेलोंजना क्या है, बैगन का नाम है, और नाइग्रेस किसका नाम, मकोए का, सोलेनम नाइग्रेस मकोए, सोलेनम मेलोंजना बैगन, है ना। तो ये याद है। और मानव का तो होमो सेपियंस, ये तो इम्पोर्टेंट रखना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि आलू, शेर और आम और
मकोय और बैगन और एक मानव के बारे में। तो 1 2 3 4 5 6 नाम तो यहाँ दे दिए जाति के अंदर है ना, तो ये याद होने चाहिए। अब वंश यानी जीनस क्या बराबर क्या है कि जीनस के अंदर क्या वंश से समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का समूह है, मतलब कि जो स्पीसीज समीपस्थ से संबंधित हैं, यानी मौलिक गुण एक जैसे हैं इनके अंदर कुछ ना, तो उसको क्या है वंश के अंदर रख दिया है। जैसे कि सोलेनम, सोलेनम क्या वंश था, तो इसमें क्या है आलू टमाटर बैंगन, तो बैंगन के बारे में दिया ना कि सोलेनम मेलोंजिनम, बैंगन का नाम दे रखा है, तो आपको याद रखना। टमाटर और आलू है ना, इसी प्रकार पैंतरा लियो, पैंतरा पारडस और पैंतरा टिग्रिस, टिग्रिस का भाग है ना। और पैलेस बिल्ली है, बिल्ली के अंदर क्या है पैलेस, यानी जो पैलेस किसका वंश है, बिल्ली का है ना। और कुल, अब कुल में क्या है कि कुल में कहा पौधों को तो उनके आकार को जन्य गुण के आधार पर पहचाना है, यानी इसने लिखा है तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा है तो वो लाइन इम्पोर्टेंट है, यानी आएगी। और मैंने भी जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तब ये लाइनें पूछी जाती थी, और मैं यहाँ पे इन लाइनों के बारे में बता रहा हूँ जो आपको एम्स आसानी से मिल जाएगा। अगर इन लाइनों को तो मिनिमम याद रखना पड़ेगा कंटेस्ट, तो आपको 360 में से 360 आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के काय को जनिक गुण है ना, है ना। और ऊपर तीनों वंश सोलेनम पिटूनिया धतूरा को सोलोनेसी कुल में रखा है। सोलेनम तो वंश है इनका है ना, तो सोलेनेसी पिटूनिया धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। इसके अलावा शेर बाघ चीता और फेलिस यानी बिल्ली वाले कुल के साथ फेलिडी कुल में लगा गया है ना। यहाँ पे क्या कुत्ता, यहाँ पे बताया है कि बिल्ली और कुत्ते का दोनों है ना, उनका जो कुल है ना वो अलग अलग, कुत्ते का तो कैनेडी है ना, और बिल्ली का क्या है फेलिडी है। और बिल्ली के साथ क्या है इसको रखा है शेर बाघ चीता, इसलिए तो बोलते हैं कि शेर की मौसी कौन होती है, बिल्ली है ना, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ही कुल को संबंधित है ना। अब गण ऑर्डर, अब ऑर्डर में क्या है कि ऑर्डर में एक लाइन है कि प्राय गण और अन्य उच्चतम वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। मतलब कि लक्षणों के समूह का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे समूहों को एक साथ लिया गया है, मतलब कि लक्षणों के समूह को, यानी 10 से 15 लक्षण ले लिए एक साथ, उनको को मिला के एक गण का बनाया गया है। यानी जैसे पहले अपन जाति में तो 1 2 एक जैसे रहते थे, फिर वंश में 4 5 मान लो, कुल के अंदर 6 7 मान लो, लेकिन यहाँ पे क्या है लक्षणों के समूह है, यानी बहुत सारे लक्षणों को एक साथ मिला के, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी हो गई ना कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, इसलिए इसमें क्या है समूहों को लिया गया है ना। और अब आगे तो आगे इनमें से और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अब आगे ये है कि पादप कुल जैसे कॉन्विलेसी और सोलेनेसी, यानी 2 कुल हैं कि एक कॉन्विलेसी है और एक सोलेनेसी है ना, उसको पोनियल से गण में रखा गया है। यानी यहाँ पर ये याद रखने के लिए, और कुल और जिनका आकार क्या पुष्पी लक्षण, यानी यहाँ पर देख आपको मैं बता दूँ, देख एक तो ये क्या है ऑर्डर है, ऑर्डर में अगर पादपों की पूछे तो क्या पुष्पी है, ठीक है, पुष्पी लक्षण के आधार पर बांटा गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुल है, कुल में क्या पूछा था कायक और जन्यक, यानी जन्यक को मतलब क्या होता है पुष्पी लक्षण, ठीक है। और यहाँ पर कायक है, तो कुल के अंदर क्या है कायक भी है और जन्यक लक्षण भी है, ठीक है। और जबकि ऑर्डर के अंदर क्या है, ऑर्डर के अंदर सिर्फ पुष्पी अक्षर लिखा गया है, कन्फ्यूज मत होना इसमें है ना। और प्राणी के लिए कार्निवोरा में के अंदर फेलिडी और कैनेडी को रखा है, यानी बिल्ली वाला कुल और कुत्ते वाला कुल को साथ में मिला के कार्निवोरा में रखा गया है। अब आता है क्लास, प्राइमेट गण जिसमें बंदर गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, कार्निवोरा गण जिसमें बाघ बिल्ली कुत्ता आते हैं, उनको मैमिलिया वर्ग में रखा गया है। यानी बंदर गोरिल्ला और गिब्बन के का एक तो प्राइमेट गण हो गया और एक कार्निवोरा गण हो गया, उनको दोनों को मिला के किस में लगाया मैमिलिया के अंदर रखा है, दोनों को मिला के मैमिलिया, यानी कार्निवोरा गण प्राइमेट को मिला के मैमिलिया में रखा गया। संघ, संघ में ऐसा कुछ है नहीं खास, मतलब कि जैसे मछली उभयचर सरीसृप पक्षी आदि को स्तंभ वर्ग जिसमें संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं, सभी को समान गुणों पृष्ठीय कोकली के तंत्र के होने के कारण कोऑर्डिनेटा में रखा गया, ठीक है। और पौधे में इस संघ इसको पाइलम किसके अंदर माना जाता है, जंतु के अंदर, तो पादप के अंदर इसको डिवीजन बोला जाता है, ठीक है, पादप के अंदर डिवीजन बोला जाता है कि ना। और अब क्या है किंगडम, किंगडम में 2 ही हो गए किंगडम, तो एक तो पादप जगत है
और एक जंतु जगत है। किंगडम में 2 ही हैं, पादप जगत और एक जंतु जगत। इन किंगडम के अंदर 2 ही हैं, एक पादप जगत जंतु जगत है, मतलब कि 2 किंगडम है, 2 किंगडम है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये लाइन याद रख सकते हैं, तो आप कभी दे दे तो ये आरोही क्रम में है, पदानुक्रत किया गया है, ना कि अवरोही में, है ना। अवरोही गलत है यहाँ, ठीक है, आरोही है ये। और अगर आपको ये याद नहीं रहता ना, जैसे कि याद कैसे ना, तो KDCOFGS याद रख सकते हैं, मतलब कि किंगडम, डिवीजन है तो उसको पाइलम आराम से बना लेना, ठीक है। C को मतलब क्या होगा, क्लास, O को मतलब क्या है, ऑर्डर, F का मतलब क्या है, फैमिली, है ना, और G का मतलब क्या है, जीनस, और S का मतलब क्या है, स्पीसीज, ठीक है। तो आप KDCOFGS याद रख सकते हैं इसको, है ना, KDCOFGS। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि ये तो इम्पोर्टेंट लक्षण नहीं है, आप इसको तो याद ही कर लीजिए, इसका कोई वो नहीं है, याद कर लीजिए ना। मानव में क्या है, होमो सेपियंस का जैविक नाम है, गरुड़ मक्खी का जैविक नाम है, मस्का डोमेस्टिका है, आम का क्या है, मैंजीपिरा इंडिका है, गेहूँ का क्या है, टिटिकम एस्टिबियम है, ठीक है। और इसमें वंश क्या है, मानव में होमो है, कुल क्या है, होमोनिडी है, और गण क्या है, प्राइमेट्स है, और मेमलिया क्या है, इसका वर्ग है, और कोहर्डेटा क्या है, इसका संघ है, और जगत क्या है, जंतु जगत है। इसकी घरेलू मक्खी का क्या है, वंश क्या है, मस्का है, कुल क्या है, मूसिडी है, गण क्या है, डिप्टेरा, वर्ग क्या है, इंसेक्टा, और किसके गण का, आर्थ्रोपोडा, और किसके जगत का, जंतु जगत का। आम क्या है, का वंश क्या है, मैंजीपिरा, और कुल क्या है, एनाकार्डियसी, गण क्या है, सेपेंडियल्स, और वर्ग क्या है, डाइकोटिलेडा, और एंजियोस्पर्म क्या संघ है इसमें, एंजियोस्पर्म, और जगत क्या है, पादप जगत, है ना। गेहूँ क्या है, वंश क्या है, ट्रिटिकम, कुल क्या है, पोएसी, गण क्या है, पोएल्स, वर्ग क्या है, मोनोकोटिलिडी, और संघ क्या है, एंजियोस्पर्म, और पादप जगत। ये याद रखना कि आम दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, ठीक है, कोई जिम्नोस्पर्म नहीं है, आम और गेहूँ एंजियोस्पर्म। अब वर्ग क्या है, आपको जैसे कि आम और इनमें पता नहीं चला कौन मोनोकोटिल डाइकोटिलेडन, तो गेहूँ को मोनोकोटिलेडन मतलब कि एक बीजपत्री, ठीक है, और इसको द्विबीजपत्री बांटा गया, ठीक है। और जैसे कि गेहूँ है तो ट्रिटिकम एस्टिवम तो याद हो गया, ठीक है, ट्रिटिकम तो एस्टिवम, तो कुल में कहा पोएसी है ना, तो एसी लगा हुआ है, तो एल से यहाँ लगा हुआ है, तो ना सेपेंडल्स और एसी ना। तो पी का मतलब कि किसका, गेहूँ का, दोनों में पी है, तो पी गेहूँ का होगा, एनाकार्डियसी है, और सेपेंडल्स एल्स लगा है ना, तो गण के लिए अंदर एल्स लगता है नीचे, है ना, और कुल के अंदर एसी लगता है, ठीक है, ये याद रखना। और जहाँ पर यहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं है खास, है ना। तो ऊपर से कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो वो पूछ लीजिए। और यहाँ जो मैंने इतना सा बताया ना, इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी एम्स में आने के लिए इतना ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो रिवीजन के टाइम पर दिक्कत आती है, अपन सारी NCERT को अंडरलाइन कर देते हैं कि ये कर देते हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं। तो नीट में ये सब चीज़ें नहीं पूछता है, सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन ही पूछता है, और उन्हीं पर ही क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात मानिए, सिर्फ उन्हीं को पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, बाकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सारा कचरा पढ़ लोगे ना तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है ना उनको ही पढ़िए, बाकी चीज़ों को मत पढ़िए। यहाँ तक जो बताया गया ना इसमें तो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक जो बताया गया ना उसमें तो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट लाइनें आई हैं जहाँ की, है ना। तो एक में तो ये इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें, इसमें ये ICCBN ICZN पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट है ना। और इसके अलावा ये पेचिताक्षण कौन सा क्या है इसके बारे में पूछ लेता है थोड़ा सा, है ना। और अगर ज़्यादा ही एडवांस क्वेश्चन आ गया ना तो इसके बारे में पूछेगा, अर्नस्ट मेयर के बारे में पहले चैप्टर से। और बाकी की अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें पहले चैप्टर में पूछी जाती हैं ना, तो वो ये चीज़ें हैं। अब मैं आगे पढ़ता हूँ, वर्गीय सहायता साधन, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्गीय सहायता साधन पूछने का ना। सबसे फर्स्ट अर्बेरियम, जो इंडरलाइनिंग कर रखी है ना येलो से, वो तो करना है। और जो ज़्यादा हो रहा है ना वो अंडरलाइन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। वनस्पति संग्रहालय को पौधों में एकत्रित नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर, दबाकर और परिरक्षित करते हैं, ठीक है। और इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। और अर्बेरियम सीट रहती है, जो अर्बेरियम में जो सीट रखी रहती है उस पर एक लेवल रखा होता है, जिस पर क्या लिखा रहता है कि लेवल पर लिखा था पौधे को एकत्रित करने की तिथि, यानी किस दिन उस पौधे को एकत्रित किया गया है, कहाँ से एकत्रित किया गया है, पौधे का इंग्लिश नाम, उसका स्थानीय नाम, वैज्ञानिक का नाम और कुल का नाम। यानी पौधे का तो क्या है, इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम और उस कुल का नाम लिखा रहता है, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम भी पौधे का ही है, वैज्ञानिक का नाम नहीं है, वैज्ञानिक नाम पौधे का है ना।
पौधे का इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम, उसके वैज्ञानिक नाम और कुल का नाम, और पौधे करने वाले का नाम रहता है। पौधे को एकत्रित करने वाले का नाम और कहाँ से एकत्रित किया गया है और एकत्रित करने की तिथि लिखा रहता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और हर्बेरियम वर्गे की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध कराता है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें कि तत्काल संदर्भ यानी चारों को दे देगा। हर्बेरियम, चिड़ियाघर के बारे में इना और वनस्पतिक उद्यान, जूलॉजिकल म्यूजियम वगैरह सब के बारे में पूछेगी। इनमें से कौन सा है जो तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है? तो तत्काल के लिए क्या कौन सा है? हर्बेरियम। तत्काल के लिए कौन सा है? हर्बेरियम। तो ये हर्बेरियम तत्काल संदर्भ उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ठीक है, अब आगे, और ये डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम किसका? वनस्पति संग्रहालय का डायग्राम है। ठीक है, वनस्पति संग्रहालय मतलब ये हर्बेरियम। ठीक है, वनस्पति संग्रहालय मतलब हर्बेरियम। क्योंकि आप इसको देख सकते हो ना कि आप पहचानने का तरीका क्या है। हर्बेरियम में देखो, ये देख पौधे गड़े हुए हैं ना, तो हर्बेरियम के अंदर ही हैं। ये पौधे जैसा दिख रहा है, ये सब चीज़ें हर्बेरियम के अंदर पत्ती मत्ती दिख रही है, वो हर्बेरियम आराम से पहचान सकते हो। अब बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनिकल गार्डन क्या है? जीवित पौधों को संग्रह किया जाता है और उनको स्पीसीज को पहचानने के लिए मदद मिले, इसलिए उनका संग्रह किया जाता है। ठीक है, और बॉटनिकल गार्डन पौधों पर लेबल लगा होता है जिस पर वनस्पतिक नाम और उनके कुल का नाम लगा रहता है। अब 3 के तो नाम दे रखे हैं। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में भारत में है, और एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत यानी NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी अगर पूछ लिए ना NBRI की फुल फॉर्म बताइए तो आप बता सकते हैं कि नेशनल इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है। मैं इसको लिख देता हूँ NBRI ना, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूछ लेगा फुल फॉर्म, आज नहीं तो कल पूछ लेगा, और क्या। अब आ गया म्यूजियम ना। म्यूजियम में कहा है कि इसमें कहा है जो विद्यालयों कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं म्यूजियम, है ना। वनस्पति संग्रहालय के अध्ययन के लिए परिलक्षित पौधे और प्राणियों के नमूने, यानी म्यूजियम के अंदर पौधे और प्राणी दोनों होते हैं, और कहाँ लगे रहते हैं? विद्यालयों कॉलेजों में। ठीक है, नमूने परिलक्षित गोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं, यानी पैकेटों में बंद करके रखे जाते हैं। पौधे और प्राणियों के नमूनों को एकत्रित कर सुखा कर एकत्रित करते हैं। ठीक है, कीटों को एकत्रित, यहाँ पे कीटों को एकत्रित करने के बारे में बता रखा है। कीटों को मारने के बाद डिब्बों में पिन लगा कर रखते हैं और उसको गोल में रखा जाता है। ठीक है, ताकि खराब ना हो। और बड़े प्राणियों जैसे पक्षी और स्तनधारियों को प्राय भरकर रखा जाता है, मतलब कि भरकर का मतलब ये कॉटन वगैरह कुछ अंदर डाल दिया जाता है जाकि वो सही तरीके से रहे, मतलब कि उनका डिकम्पोजिशन ना हो। और संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं, प्राणियों के कंकाल रखे जाते हैं और स्तनधारियों को ऐसे भरकर रखा जाता है। यानी ये जो गोला लगा रखी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और लिख देता है ना, तो लाइनें गलत होने का चांस ज़्यादा है। अब क्या? प्राणी उपवन। चिड़ियाघर में क्या है? जीवित प्राणी रखे जाते हैं। ठीक है, और क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि देख रेख में आहार, प्रगति और व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि एक तो आहार, प्रगति और व्यवहार को जानने का मौका मिलता है, और इसलिए यहाँ पर देखो क्या बॉटनिकल गार्डन किसको रखा जाता है? जीवित पौधों। तो यहाँ पर क्या पहचानने में मिलेगी? स्पीशीज को पहचानने में मदद मिलती है। और जबकि चिड़ियाघर में क्या है? आहार, प्रगति और व्यवहार को। तो ये 2 लाइनें क्वेश्चन पूछ लेता है ना। और यहाँ से चिड़ियाघर के सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थिति देने का मतलब कि कोशिश की जाती है इसके अंदर, है ना। प्राकृतिक आवास वाली, कृत्रिम नहीं। अपन सोचते हैं कि चिड़ियाघर क्या है? चिड़ियाघर क्या है कि कृत्रिम, अपने को क्या है? चिड़ियाघर कृत्रिम की तरह फील होता है, लेकिन ये कृत्रिम नहीं है। एनसीईआरटी ने बोला गया कि प्राकृतिक आवास वाली परिस्थिति देने का प्रयास किया जाता है। अब ये है कि ये डायग्राम आ जाते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिए कि ये किसके हैं, इन चिड़ियाघरों के। ठीक है, अब कुंजी अथवा चाबी के बारे में क्या है? कुंजी और चाबी तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ों में से आती है। ठीक है, मतलब ये है वर्गी की सहायता साधन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं ना। अब कुंजी, ये कुंजी समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधे और प्राणियों की पहचान में की जाती है, यानी पौधे और प्राणी दोनों के लिए की जाती है। ठीक है, कुंजी में क्या है? विपर्यासी लक्षण होते हैं जो प्राय जोड़ों में होते हैं, जिन्हें युग्मित कहते हैं, यानी कपलेट कहते हैं, कपल्स, है ना। और कुंजी 2 विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणामस्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी का प्रत्येक कथन मार्गदर्शन यानी
लीड मार्गदर्शन, मतलब कि कोई अपन को मार्गदर्शन करता है यानी प्रेरित करता है कि बेटा ये पढ़ लो, आप ये पढ़ लो, तो वो अपने के लिए क्या उसका जो एक एक कथन है ना वो अपने लिए इम्पोर्टेंट पड़ता है। कोई बोलता है ना कि नीट में क्या है, क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए मोर इम्पोर्टेंट, तो वो अपने लिए एक मार्गदर्शक यानी लीड का कार्य करने लगा है, मार्गदर्शक, ठीक है, मार्गदर्शक का काम कर रहा है। कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ दो, तो वो अपने लिए क्या है एक उसका जो कथन बोल रहा है ना वो अपनों के मार्गदर्शन है, क्योंकि वो अपनों को सिलेक्शन करा देगा किसमें, एम्स के लिए, ठीक है। मतलब कुंजी का प्रत्येक कथन मार्गदर्शन कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, कुल, वंश और जाति के लिए अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लिख रखा छोटे शब्दों में, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। मैनुअल्स के बारे में, नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ के बारे में, जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी होती है। मोनोग्राफ यानी एक बुक है जिसके बारे में सभी, मोनोग्राफ को आप एक बुक की तरह मान सकते हो, यानी मोनोग्राफ क्या है, एक बुक की तरह मान सकते हो। मोनोग्राफ में क्या है, एक बुक की तरह मान सकते हो, जिसमें क्या है पूरे क्या है एक बुक क्या है जो एक पादप के बारे में लिखी गई है, तो उस पादप की पूरी जानकारी होगी मोनोग्राफ में, ठीक है। फ्लोरा यानी पादप, फ्लोरा से समझ में आता पादप, पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे और उनके वासस्थानों के बारे में, मतलब कि जो फ्लोरा है ना, फ्लोरा में क्या है एक क्षेत्र विशेष है, उसमें पाए जाने वाले सारे पौधों की जानकारी, उनके वासस्थान के बारे में जानकारी हुई, और ये विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधे की स्पीसी की विषय सूची देती है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे के बारे में। नियम पुस्तिका के उस क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीच को पहचानने में सहायता मिलती है। और मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी, यहाँ लिखा है ना कि एक विषय में, तो यहाँ क्या है कि तुम नियम पुस्तिका है, नियम पुस्तिका है ना, फ्लोरा है, और क्या है मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ है ना। मोनोग्राफ में एक पूरी टैक्सोन के बारे में जानकारी है, और फ्लोरा में क्या है एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों के बारे में, है ना। तो उसमें क्या है, और क्योंकि मिलने वाले सभी पौधों की स्पीसी को पहचानने में सहायता मिलती है, यानी सभी पौधों की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब कि सभी पौधों को पहचानने में सहायता मिलती है। और नियम पुस्तिका में, यानी नियम पुस्तिका में का नियम है, यानी पाए जाने वाली स्पीसी को पहचानने में, यानी उस क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में इससे सहायता मिलती है, उस क्षेत्र विशेष में, मतलब कि नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीच को पहचानने में सहायता मिलती है, ठीक है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसी को पहचानने में सहायता मिलती है उस क्षेत्र में, मतलब कि यहाँ पे एक स्पीसी की बात की गई है ना, तो नियम पुस्तिका में एक स्पीसी, मोनोग्राफ में क्या होता है कि किसी एक टैक्सोन यानी उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी, एक टैक्सोन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, मतलब कि जगत से लेकर उसका जाति तक सबके बारे में, उसी एक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होगी, है ना। तो अब ये पार्ट आपका पूरा हो चुका है। यहाँ पे ये है कि इसमें ये भी देख रहा है कि मैनुअल, और ये मैनुअल्स मोनोग्राफ न्यू पुस्तक क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि इनका प्रचार हो सके सही तरीके से, जैसे कि अपने नीराम जगत के बारे में बताया कि एक में वंश होता है, एक जाति संकेत पद होता है। कोई है कि कोई विदेश में बैठा है, उसका पौधे का नाम दूसरा नाम कर दे, तो उसको ऐसा ना करे, इसलिए ये बनाई गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और बेटा याद रखना कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं आएगी, इतना ही सफिशिएंट है, और मैंने इतना ही पढ़ा है, और आज मैं एम्स में बैठा हूँ और एम्स से MBBS कर रहा हूँ, है ना। तो इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए ना। और थैंक यू ना।